everyone, my name is Preeti Saini and welcome to our channel after 12th. So students, आज हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पूरा कंप्लीट इवोल्यूशन कैसे हुआ है फंडामेंटल राइट का वो पढ़ लिया है। अब हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो लैंडमार्क केसेस हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा हमारा राइट टू इक्वलिटी के ऊपर, जो कि फंडामेंटल राइट कहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है 14 टू 18, आर्टिकल 14 टू 18 स्टार्ट होता है। लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल आते हैं वो है आर्टिकल 12 एंड 13। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है दोनों, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इनको थोड़ा अलग रखा गया है। उसके बाद में राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल है, उसके अंदर आर्टिकल 14 टू 18 को इसमें वो शामिल किया गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते देखिए आर्टिकल 12 को। आर्टिकल 12 में बेसिकली हमारी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या है, देखिए कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए हैं, बट अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं तो हम किसे हम बोले कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट दो, तो जो इसमें हम जिसके लिए हम बोलते हैं वो है हमारा स्टेट। तो सबसे पहले हमें स्टेट पता होना चाहिए कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है जो कि लायबल होगा हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को देने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में मतलब होता है, देखिए, डिफाइंस व्हाट इज मेंट बाय स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कौन करेगा, स्टेट करेगी। ठीक है, थ्रू लॉज करेगी। ओके, तो ये स्टेट में इंक्लूड होंगे सबसे पहले द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब जितनी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो साथ में जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे सबसे पहले स्टेट के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। सेकेंड जो हमारे स्टेट में इंक्लूड होंगे वो होंगे द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। मतलब जो डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, वहां का जो लेजिस्लेचर है वो हमारे किस में काउंट होगा, हमारे स्टेट में काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारी लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज में कौन हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, ये सब कौन का काउंट होंगे, स्टेट में काउंट होंगे। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज कौन सी, जिनके ऊपर कंट्रोल है किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, स्टेट में काउंट होंगी। जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो गया, ये सब चीजें किस में आती है, जो हमारे PSUs है ना जितने भी, वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, हमारे स्टेट में काउंट होते हैं। ये मैटर क्यों करता है, इफ समवंस फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड, मतलब किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं, दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब वो किसके अगेंस्ट केस करेगा, स्टेट के अगेंस्ट केस करेगा, क्योंकि तुम मेरे को अपने फंडामेंटल राइट देने के लिए तुमने अभी तक मुझे मेरे फंडामेंटल राइट नहीं दिए, या तुमने मेरे फंडामेंटल राइट्स को नहीं बचाया, तो ये तुम्हारी क्या थी, तुम्हारी लायबिलिटी थी मेरे फंडामेंटल राइट्स को बचाना। तो वो स्टेट के अगेंस्ट क्या करेगा, अपना केस करेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द स्टेट। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हुए थे। पहला लैंडमार्क केस हुआ था रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1979 का केस है। इसका जो वर्डिक्ट आया था उसमें से बोला था, अ बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड and substantially financed by the government is considered as state। मतलब इस वर्डिक्ट के बाद में एक्सप्लेन हो गया पूरा तरीके से कि स्टेट में वो सब इंक्लूड होंगे जिनको या तो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, या फिर कंट्रोल करती है जैसे PSUs हो गए, या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड करती है जो कि 100% फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट होंगे। वो सारी की सारी बॉडीज किस में आएंगी, स्टेट के अंदर आएंगी। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे हमें एक्सपेंडेड स्कोप मिल गया किसका, स्टेट का। ओके, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 टू इंक्लूड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज। मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई PSU है,
उस पीएसयू में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, वायलेट हो गए, ठीक है। तो ये जो वर्डिक्ट आया, इससे पहले जरूरी नहीं था कि वो हम उसके लिए क्या हो, वो पीएसयू लायबल हो, हम स्टेट के अगेंस्ट केस कर सके। तो जब ये केस, जब ये हुआ, जब ये लैंडमार्क रिजल्ट आया, वर्डिक्ट आया, तो उसके बाद में क्या बोला गया कि जो पीएसयूज है, क्योंकि पीएसयू कंट्रोल्ड बाय क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट होती है, इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, इसलिए तुम भी लायबल हो फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो नोटेबल केस हुआ था वो हुआ था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीन, ठीक है। ये 1981 का केस है। इसमें ये बोला गया कि अ सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है ना, उनके बारे में बोला गया कि अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कैन बी कंसिडर्ड स्टेट। मतलब पहले क्या होता था, अगर सोसाइटीज में किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो बोल देते थे हमारे हम तो सोसाइटी हैं, हमारे से तो तुम कैसे फंडामेंटल राइट्स मांग सकते हो, ठीक है। लेकिन इस केस के बाद में उन्होंने सोसाइटीज को भी स्टेट के अंदर काउंट किया। क्यों काउंट किया ये देखिए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उनको फुल्ली फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट थी वो। इस वजह से सोसाइटीज जो कि फुल्ली फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं, उनको भी हम स्टेट में काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी जो सोसाइटीज होती हैं, अगर वहां पे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम केस कर सकते हैं अगेंस्ट दी सोसाइटीज, और वो भी स्टेट में ही काउंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आर्टिकल 12 समझ में आया होगा। आर्टिकल 12 बेसिकली केवल डिफाइन करता है स्टेट को, कि स्टेट में क्या क्या आएगा, और जब हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तो हम स्टेट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आर्टिकल 13। ओके, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, देखिए, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब ऐसे लॉज जिनकी वजह से अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, या वायलेट होते हैं उससे फंडामेंटल राइट्स हमारे, तो वो जो लॉ है वो लॉ माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसी भी लॉ की वजह से हो रहा है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते, कोई सप्रेस करने की कोशिश करता है यूजिंग एनी लॉ, तो वो लॉ वैलिड ही नहीं है, ओके। आपके फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर है, अबाउ एनी लॉ ऑल्सो, ठीक है। तो अब देखिए इसके की पॉइंट्स क्या है। एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, मतलब नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ओके। और ये कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस अप्लाइज टू द बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1951, ठीक है। उससे पहले भी हमारे पास कुछ लॉज थे, ओके। इसके बाद में भी हमने बहुत सारे लॉज बनाए हैं। तो ये जो लॉज हैं वो है हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और ये है हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो इन दोनों को ही क्या किया, हमने शामिल किया है इसके अंदर, ओके। तो ऐसा कोई भी लॉ जो चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, दोनों ही केसेस में अगर उसने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है तो वो लॉ नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट मस्ट बी अमेंडेड एंड स्ट्रक डाउन। देखिए, या तो ऐसे लॉ को क्या करो, आप उसके अंदर कुछ ऐसे अमेंड करो, उसको इस तरीके से उसको चेंज करो कि जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था उस लॉ की वजह से, वो चीज हट जाए उस लॉ से, ठीक है। या फिर उसको, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा अमेंड करने के बाद भी, तो उसको कंप्लीटली ही हटा दिया जाए, ओके। लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई क्लॉज हम नहीं शामिल कर सकते जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, वायलेट कर सकता है। उसको हमें अमेंड करना पड़ेगा
या फिर कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा। ओके, देखिए अब इस जो आर्टिकल है आर्टिकल 13, उसके भी बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं। जैसे देखिए 13(1) वो क्या बोलता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मस्ट बी कन्फर्म टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो लॉज किसे 1951 से पहले के जो हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अबेड बाय द फंडामेंटल राइट्स। ओके, 13(2) क्या बोलता है, नो लॉ मेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल शैल वायलेट फंडामेंटल राइट्स। मतलब 1951 के बाद में जो बने वो भी फंडामेंटल राइट्स को क्या करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए। 13(3) क्या बोलता है, डिफाइन लॉ टू इंक्लूड ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। मतलब हमारे जो ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी पार्लियामेंट क्या नहीं होती, सेशन उसका चल नहीं रहा होता है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, स्पेशल रूल्स बना देता है, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली एक टेम्परेरी लॉ होता है जिसको आगे जाके रेक्टिफाई करके अगर उसको जरूरत है तो हम परमानेंट लॉ बना देंगे, ठीक है, जब सेशन चालू होगा पार्लियामेंट का। और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। ये होता है ऑर्डिनेंस, मतलब इमरजेंसी में बनाया गया लॉ, ठीक है। रूल्स हो गए हमारे, रेगुलेशंस हो गए, और हमारे नोटिफिकेशन है वो डिफाइन कर क्या करें, हमारे लॉ को डिफाइन करें, ठीक है। 13(4) क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13। ओके, ये देखिए जो हमारे आर्टिकल 13 के अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करते हैं तो उनको हम लॉ नहीं मान सकते। ओके, और ये जो चीज बोली गई वो बोली गई आफ्टर 44th अमेंडमेंट के बाद में ये बात बोली गई कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करने चाहिए, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही रहेंगे, उनको हम लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनको हम लॉ कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इसमें लैंडमार्क केसेस क्या हुए। सबसे लैंडमार्क केस जो सबसे ज्यादा जरूरी फेमस केस है हमारे लॉ का, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, ठीक है। ये केस ऐसा केस था जिसका जजमेंट था वो 703 पेजेस का था। ओके, और इसकी जो ट्रायल थी वो 68 डेज चली थी लगातार। इसके अंदर 13 जो है वो जजेस बैठे थे इसके वर्डिक्ट के लिए। ओके, और इसके अंदर 70+ कंट्रीज हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खंगाला गया था ताकि हमें ये पता चले कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसने जो हमारा फंडामेंटल जो था ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस था, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसको डिफाइन किया था इस केस ने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो, बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है जैसे एक घर होता है, घर के अंदर नींव होगी ही होगी, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। आप बिना नींव का घर बना ही नहीं सकते, ठीक है, तो अगर बनाओगे भी तो टूट जाएगा, तो बेसिकली नींव होना जरूरी है। तो ये एक सब बेसिक स्ट्रक्चर है एक मकान का। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो सोशलिस्ट होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमें इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। ये सब क्या है उसके अंदर, हमारे ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर शामिल चीजें हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी चेंज नहीं कर सकता किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, हमें अगर राइट टू इक्वलिटी है तो है, अगर इसका कोई ला के अगर हमारी राइट टू इक्वलिटी को चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। ओके, तो ये केस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो इसका वर्डिक्ट क्या आया, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तुम अमेंड कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, वो तुम्हारे पास राइट है, बट कांट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसके बेसिक स्ट्रक्चर को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, जैसे मतलब इसमें इंटीग्रिटी शामिल है, इंटीग्रिटी को इसने डिफाइन किया है बेसिक स्ट्रक्चर में,
तो वो चीज तुम इंटीग्रिटी को नहीं हटा सकते। ओके, तुम्हें अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम ऐसा कोई लॉ ऐसा अमेंड कुछ नहीं कर सकते तुम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को तुम हमसे छीन लो। ओके, तो पार्लियामेंट को ये वर्डिक्ट दिया गया विच इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या आया, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज एस्टैब्लिश्ड, मतलब इस केस के बाद में हमें हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट था ना वो हमारा निकल के आया कि हाँ ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। ओके, अदर नोटेबल केसेस क्या है, मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के अंदर हुआ था, ये केस भी बहुत अच्छा है। देखिए, reaffirmed that fundamental rights are a part of the constitution's basic structure and can't be removed by amendment। इसने क्या बोला कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसे किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस केस के बाद में ये लैंडमार्क जजमेंट हमारे पास निकल के आता है। नेक्स्ट, अब हमारे राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 14 है वो स्टार्ट होगा। अब हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी। ओके, अब राइट टू इक्वलिटी में भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल 14 से 18 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14। इसमें हमें किस चीज का राइट मिला है, किस इक्वलिटी का राइट मिला। देखिए आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दोनों चीजें अलग हैं। देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है कि आप लॉ के सामने बराबर है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि एक सेम सिनेरियो के अंदर आप किसी को भी डाल दो, सब बराबर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखिए डिफरेंस की प्रिंसिपल इनका देखिए कैसा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने तुम बराबर हो। ठीक है, तो ये एक क्या है, बेसिकली नेगेटिव कंसेप्ट है ये। अब ये नेगेटिव कंसेप्ट क्या हुआ, देखिए, क्योंकि एग्जांपल देती हूं मैं आपको कि मैंने भी खून किया, एक बंदे ने और खून किया, हम दोनों के सिनेरियोज डिफरेंट है। ठीक है, सिनेरियोज मेरा ऐसा है कि मैंने खुद को बचाने के लिए खून किया, उसने इंटेंट से खून किया किसी का। ठीक है, किसी को इंटेंट से उसने मर्डर कर दिया, उसके दिमाग में था जेलसी थी, कुछ भी एनवी थी किसी के लिए, और उसने मर्डर कर दिया। और मैंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, मेरे उसको डिग्निटी को बचाने के लिए मैंने किसी का खून किया। तो दोनों में ही खून हुआ है, लेकिन दोनों का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप इक्वलिटी बिफोर लॉ करेंगे तो मतलब खून तो हुआ है, ठीक है, तो दोनों को सजा बराबर दे दो। ठीक है, ये है नेगेटिव कंसेप्ट कि दोनों में खून हो गया है तो दोनों को 7 साल की सजा दे दो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए लाया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें क्या बोला कि पीपल इन सिमिलर सिचुएशंस मस्ट ट्रीटेड इक्वली, ये है एक पॉजिटिव कंसेप्ट। अब देखिए ये पॉजिटिव कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे जजमेंट्स में भी। जैसे कोई बहुत पहले का कोई जजमेंट आया हुआ हो, उसकी कॉपी अगर हम रिसेंट में कोई केस सिमिलर चल रहा है तो वो लगा के हम बोल सकते हैं सर देखिए 1930 का केस है, 1978 का केस है या 1991 का केस है, उसके अंदर भी सेम सिनेरियो के अंदर सेम चीज हुई हुई है और उसके अंदर ये चीज हमारे फेवर में की गई है, ये चीज जिसने इसके लिए अप्लाई किया है वो उसके फेवर में ये केस का वर्डिक्ट आया है, तो मैं भी, मेरे को भी इसी सिमिलर चीज के ऊपर मेरे लिए भी वर्डिक्ट दो आप। ठीक है, ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जैसे मैंने किसी का खून किया, मैंने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए किया, अगर किसी और लड़की ने भी खून किया, उसने भी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए किया, अगर ये प्रूफ होता है कि दोनों केस सेम है और दोनों ही केसेस के अंदर जो भी आप एविडेंस प्रूफ दे रहे हो वो दोनों सेम है, सेम टाइप के केस हैं, सेम नेचर के केस हैं, सेम सिनेरियो के केस हैं, तो अगर मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया तो उस लड़की को भी कोर्ट छोड़ देगा और ये रेफरेंस लग जाएगा मेरे केस का। ठीक है, कि आपने उस लड़की को छोड़ा था सेल्फ रेस्पेक्ट के बेस पे, तो मुझे भी छोड़ो आप सेल्फ रेस्पेक्ट के बेस पे, क्योंकि मेरे भी सेम सिनेरियोज है, सेम सिचुएशन है, मेरे पास भी सेम एविडेंस है। ओके, तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें प्रॉबिट्स क्या है, देखिए, any discrimination by the state against any individual or group,
अब इसमें अपन को प्रोहिबिट क्या करती है, ये प्रोहिबिट ये करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, ठीक है। कि अगर जैसे मान लो कि मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान हूँ, ठीक है, मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, तो मैंने कोई सेम सिनेरियो का केस था, उसके लिए वर्डिक्ट मेरे लिए ले लिया, पर लेकिन कोर्ट बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तो इन्फ्लुएंशियल हो ही नहीं, तुम्हारे पास तो पावर है ही नहीं, तो तुम्हें ये जजमेंट तुम्हारे साइड नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा, अगर वो मेरी साइड आया है तो वो उसकी साइड भी जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कोई भी इसमें नहीं चलता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव लीगल इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361। जो आर्टिकल हमारा 361 है, ये जो आर्टिकल है वो हमारे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं उनको कुछ लीगल इम्यूनिटीज देता है, ठीक है। जैसे इम्यूनिटी हो गई कि उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको आप उनको आप हथकड़ी लगा के कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, आप उनके ऊपर केस नहीं चला सकते, ये सब चीजें उनको आर्टिकल 361 के अंदर स्पेशल पावर्स दी जाती है, ओके। नेक्स्ट इज आर्टिकल 14, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसके अंदर जो लैंडमार्क केसेस है अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब लैंडमार्क केसेस में क्या हुआ, पहला हुआ ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974, ठीक है। इस केस के अंदर वर्डिक्ट आया इक्वलिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट एंड इंक्लूड्स आर्बिट्रेटनेस एज अ फॉर्म ऑफ इनइक्विटी। मतलब आर्बिट्रेटनेस क्या होता है, बेसिकली मनमानी, ठीक है। इसने बोला कि जो मनमानी करना है ना, वो भी क्या है, अगेंस्ट तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है। इक्वलिटी मतलब आप मनमानी नहीं चला सकते, कोई भी जैसे मान लो कि कोई भी ऑफिशियल है, ठीक है, वो अपनी मनमर्जी मनमानी चला रहा है मान लो, तो उस मनमानी को भी आप क्या मानोगे कि वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है मेरा, कि कोई भी मेरे पे मनमानी नहीं चला सकता, ओके। इम्पैक्ट क्या आया, इंट्रोड्यूस द टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेटनेस अंडर आर्टिकल 14। मतलब जो ये मनमानी है, ये जो मनमानी जो इंसान कोई भी चला सकता है किसी के ऊपर, उसको टेस्ट किया जाने लगा कि ये सच में ऐसा है या नहीं है, अगर ऐसा है तो उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अगर अदर नोटेबल केसेस क्या है, जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, उसमें क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया किसके स्कोप को, आर्टिकल 14 के स्कोप को, एंड लिंक्ड इट विद आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वैसे आर्टिकल्स में देखा जाए तो, क्योंकि ये हमें राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी देता है, ठीक है। जीने का अधिकार होगा तभी तो आप और सारे राइट्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जब आपके पास जीने का ही अधिकार नहीं है तो और जो सारे राइट्स है वो तो अपने आप ही वॉयलेट हो जाएंगे वैसे भी, ठीक है। तो इसने आर्टिकल 14 का जो स्कोप था वो लिंक किया गया आर्टिकल 21 से, ओके। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, 1952 का केस है। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी क्लासिफिकेशन इन क्रिमिनल प्रोसीजर स्ट्रक डाउन एज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14। मतलब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेटरी क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते, मतलब किसी के साथ भी आप किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे सेक्स हो, चाहे कुछ भी, जेंडर हो गया, आपका कास्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ भी आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो किसी भी टाइप का। अगर आप लॉ के सामने खड़े हो तो अगर सेम सिचुएशन में चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के साथ ही बराबर क्या होगा, आपके साथ में बराबर लॉज आपके ऊपर इम्प्लाइज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, वही ग्राउंड्स कौन कौन से देखिए, रिलीजन, धर्म के नाम पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रेस के नाम पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कास्ट जाति के नाम पे नहीं कर सकते, ओके। सेक्स मतलब फीमेल मेल, ओके। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका बर्थ कौन से प्लेस पे हुआ है उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करने जाए, मान लो कोई केरला में जन्मा हुआ इंसान है वो राजस्थान में आने लग जाए और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाए, उसके फंडामेंटल राइट्स को का वॉयलेशन होने लग जाए, तो ये नहीं चलेगा, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कितना टाइप का डिस्क्रिमिनेशन अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन्ड है। तो ठीक है, पहला है रिलीजन, दूसरा है रेस, तीसरा है कास्ट, फोर्थ है सेक्स एंड फिफ्थ है हमारा प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब इसके सब आर्टिकल्स में देखिए क्या बोला है। फर्स्ट सब आर्टिकल 15(1) बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सबसे पहले जो आर्टिकल है उसने किसको रोका है? स्टेट को ही रोका है कि तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे किसी को भी। ठीक है, स्टेट में किस किस को इंक्लूड किया था हमने गवर्नमेंट को किया था, हमने पार्लियामेंट को किया था, हमने लेजिस्लेचर को किया था, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, इन सबको हमने स्टेट में क्या किया था? इंक्लूड किया था। अब ये जो स्टेट है वो उसके लिए एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? इक्वल है। उसके लिए वो किसी के साथ भी क्या नहीं कर सकता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट 15(2) क्या बोलता है? नो सिटीजन शैल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, hotels and place of public entertainment and use of public well, tank, road, etc. देखिए इसके अंदर दो चीजें शामिल हैं। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट बनाया, चाहे वो मैंने मेरे पैसों से बनाया हो, लेकिन अब उसको आपने पब्लिकली यूज करने के लिए बनाया, रेस्टोरेंट में कौन खाएगा? सिटीजन खाएंगे खाना। ठीक है, तो आपने उसको पब्लिक के लिए बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे वालों को देख के तो अंदर आने दो और जिसके पास पैसा नहीं है उसको आप बाहर से गेट से निकाल दो। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, कोई शॉप हो गई, अगर आपने उसको पब्लिक के लिए खोला है तो सारी पब्लिक उसके अंदर से सामान लेके जा सकती है। ओके, जैसे अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई वेल बनाया, ठीक है, और उसमें बोला कि ये गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंटली फंडेड है, इसमें जितना पैसा लगा है गवर्नमेंट का लगा है, तो उस वेल से एक अमीर आदमी को भी पानी लेने का अधिकार है, एक गरीब आदमी को भी पानी लेने का हक है। ठीक है, उसको ऐसे कोई रोक नहीं सकता कि नहीं नहीं इसमें तो केवल अपर क्लास वाले लेंगे, इसमें से लोअर क्लास वाले लेंगे। ऐसे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर उसमें पब्लिक फंडिंग हुई है, गवर्नमेंट फंडिंग हुई है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है, अगर वो पब्लिकली ओपन है तो वो सबके लिए ओपन है, और वरना वो किसी के लिए भी ओपन नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें, रोड बना दी तो रोड के ऊपर गरीब नहीं चल पाएगा, ऐसा कहीं रूल नहीं है, सबके लिए रोड बनी है तो सब यूज करेंगे। ठीक है, 15(3) बोलता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो ये जो आर्टिकल है ये स्पेशल है। अब अपन इतनी देर से बोल रहे हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम किसके ऊपर? सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको बराबर क्या होगा? इक्वलिटी मिलेगी, उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन हमने आर्टिकल 15(3) में क्या बोल दिया कि मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ क्या? आप खुद सोच के बताइए, ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजंस बनते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए बनते हैं, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसा एक केस आएगा आगे जाके जिसमें ये डिफाइन किया जाएगा कि हम जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है वो स्पेशली किसके लिए बनाया? विमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। अब विमेन के लिए क्यों बनाया? क्योंकि विमेन बहुत सप्रेस क्लास है, उनको राइट टू एजुकेशन भी अभी अभी मिलना चालू हुआ है। ठीक है, 19 अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, अभी भी आप देखोगे परसेंटेज कितना है एजुकेशन का विमेन के अंदर, बहुत कम है। तो इसलिए चिल्ड्रन हो गए, उनको स्पेशल नरिशमेंट की जरूरत होती है, तो वो एक स्पेशल क्लास है। डिसेबल्ड हो गए, वो एक स्पेशल क्लास है, तो उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो 15(3) स्पेशल प्रोविजंस बनाता है किसके लिए? विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 15(4), ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 1951 का। ठीक है, जिसमें पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था, जिसमें हमने जोड़ा कि जो सोशली बैकवर्ड है या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है,
तो वही वो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए अगर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि अगर सोशली बैकवर्ड कोई चल रहा है, अगर उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट से अगर वो सबके बराबर आगे खड़ा हो जाएगा तो वो एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इस तरीके से 15.5 रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर SC ST OBC, ये है हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि देखिए SC ST OBC बहुत ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं इसके अंदर, वो एजुकेशन से ज्यादा उनके लिए जीना जरूरी है। ठीक है, उनके पास फाइनेंसेस इतने नहीं है कि वो अपने फाइनेंसेस से अपना जीवन भी चला लें और साथ में एजुकेशन भी कर ले, तो वो एजुकेशन के लिए उनको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई तुम एजुकेट हो, जब तुम एजुकेट होगे तभी तुम्हारी क्लास सुधरेगी। ठीक है, तो उस एजुकेशन के लिए उनको क्या किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रिजर्वेशन दिया गया कि तुम इतने तो 15, अगर 15 सीट है तो उसमें से 5 सीट है जो SC ST के लिए रिजर्व्ड है, तुम आके यहाँ पे एडमिशन लो, पढ़ो अच्छे से, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये सब चीजें उनको क्या है, प्रमोट करने के लिए है कि वो आगे बढ़े, एजुकेट हो, ये सब चीजें। ठीक है, 15.6 में देखिए रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS है जो जिसका मतलब ये EWS सेक्शन वो होता है जिसका इनकम होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर जिसका इनकम ही बहुत कम है तो आपको लगता है कि वो जीना छोड़ के एजुकेशन पे ध्यान देंगे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे, वो इतनी ज्यादा फाइनेंस जहाँ पे आपका कंज्यूम होगा, क्योंकि उनके पास फाइनेंस है ही नहीं कंज्यूम कराने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा, उनके लिए हमने रिजर्वेशन प्लान किया कि भाई जो EWS सेक्शन में आएगा उनको क्या मिलेगा, अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, प्रोविजंस होंगे उनके लिए। और ये जो हमारा अमेंडमेंट था वो था 103 अमेंडमेंट एक्ट 19। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस क्या है। एक तो आया इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस, इसमें जो हमारा मंडल कमीशन बना था ना, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था, OBC के रिजर्वेशन से रिलेटेड था। ओके, इन्होंने वर्डिक्ट दिया कि आप 27% रिजर्वेशन तो OBC को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो आपका रिजर्वेशन का कोटा है ना वो 100% अगर टोटल है तो उसमें से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सा भी रिजर्वेशन हो। इसी 50% में OBC का आना चाहिए, इसी में SC ST का आना चाहिए, इसी में EWS आना चाहिए, ये 50% से एक्सीड नहीं कर सकता। ओके, ये वर्डिक्ट इसके अंदर आया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसने लिमिट की और स्कोप दिया किसका, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। मैंने बताया ना डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो आप, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसका ये इस केस की वजह से इम्पैक्ट आया है वो। ओके, और ये अंडर आर्टिकल 15 और 16 में डिफाइंड है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट के जो आर्टिकल 3 आर्टिकल 16 17 18 जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।